एक माँ के मुंह से सपाट लहजे में अपने मासूम बच्चे की मौत की खबर सुन मैं भीतर तक हिल गया। अब अपने किए गए सवाल पर शर्मिंदा हूँ जिसे दोहरा नहीं सकता हूँ। वो बार बार पानी के लिए पूछ रही हैं और मैं हूँ कि खुद पानी पानी हूँ। अब लौटा जाए, पीछे से बेलसरे नहीं बोलता तो मुझे एहसास ही नहीं होता कि मैं कितनी देर से बैठा हूँ। फिर हम दोनों उस जगह से उठकर चले आए जिसका सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। हम दोनों कुपोषण की कहानियां तलाश रहे थे। इस दौरान हमें बताया गया था कि कई दिनों से एक बच्चा बहुत बीमार है, भूख से सूख सा गया है। भूख किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, वो सबका पेट बराबर जलाती है और इस पेट की आग को बुझाने लायक ज़रूरी अनाज सबके हिस्से में नहीं होता। लेकिन ताज़ा दृश्य मेरे सब्र की इंतहा थी। मैंने भूख के निर्मम रूप को इससे पहले इतने करीब से कभी नहीं देखा था। सरकार के पर्यटन विभाग ने बाघ का फोटो दिखाकर जिन हरी भरी सुंदर पहाड़ियों को राज्य के सबसे सुंदर जगहों में से एक बताया था, अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ की माएँ इस हद तक भूखी होंगी कि भूख से बिलबिलाकर दम तोड़ने वाले अपने नवजातों को बस देखती रह जाएंगी। किताबी बातें में आज बात एक देश में बसी एक अलग दुनिया की। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें, जिसमें होती है रोज की एक किताब और उसकी कहानियां। इस कड़ी में आज की किताब है पत्रकार शिरीष खरे की किताब एक देश 12 दुनिया, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के मेलघाट की अपनी रिपोर्टाज को दर्ज किया है। ये 13 नवंबर 2008 की एक ढलती हुई दोपहर है। मेलघाट यात्रा के आखिरी गांव का आखिरी घर, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो इस घर का नाम छिपा लेंगे, इस औरत का नाम और उम्र भी छिपा लेंगे, जिसकी सूचना ने सभी को सन्न कर दिया था। घर इतना छोटा है कि उस घर में 3-4 लोग भी पैर पसार कर नहीं बैठ पाएंगे। घर के नाम पर माटी, घास और कमजोर लकड़ियों की 4 दीवारी के बूते खड़ी पतरी की छत तो है, लेकिन उसके अंदर भयावह खालीपन पसरा है। शिरीष के साथी बेलसरे नहीं बताते तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि असल में इससे पहले उस औरत के 2 और बच्चों ने भूख से बिलबिलाकर इसी तरह दम तोड़ा है। मेलघाट देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से उत्तर पश्चिम की तरफ कोई 700 किलोमीटर दूर है, लेकिन शिरीष लिखते हैं, पर मैं हूं कौन सी दुनिया में भाई, मेलघाट बच्चों की मौत के घाट पर। बीते 18 सालों में भूख से बच्चों की हजारों मौतों के बाद यह दुखद परिभाषा है उस जगह की। मेलघाट का क्षेत्रफल 2000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है, जो मुंबई के क्षेत्रफल का 3 गुना है। मेलघाट की कुल 3 लाख आबादी के अनुपात में यहाँ हर साल कम उम्र के इतने सारे बच्चों की असमय मौतें राष्ट्रीय शर्म की बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। शिरीष ने लिखा है कि अफसरों और सरकार को एहसास नहीं है कि भूख क्या होती है। भोजन करने की इच्छा भूख का एहसास तो कराती, लेकिन मेलघाट में कोई बच्चा भूख से एक दिन में तो इस दुनिया से गया नहीं। जैसा कि होता है कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन छोड़ने से भूख बढ़ती गई होगी, अंतड़ियों में मरोड़ बढ़ती गई होगी, कई दिनों तक ज़्यादा भूखा रहने के कारण तब कहीं जाकर भुखमरी की नौबत आई होगी और बच्चे का शरीर कंकाल बना होगा। दरअसल भूख की जड़ में गरीबी और बेकारी है। मेलघाट भारत के सबसे गरीब इलाकों में से है। भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं यहाँ 52% परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं। ज़्यादातर लोग भूमिहीन हैं। वहीं पूरे मेलघाट को देखें तो महज 27% पथरीली ज़मीन पर खेती होती है, जो कि बारिश के भरोसे है। बाकी 73% ज़मीन जंगलों से ढकी है। सिमोरी गांव के सुखदेव, परिवर्तित नाम, उनकी तरह बाकी लोग भी सूखी के बाद यदि सबसे ज़्यादा डरते हैं तो बारिश के दिनों से। कारण ये कि बारिश के दिनों में मेलघाट का मौसम और माहौल भले ही सुहावना लगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों के घरों में अकाल पड़ जाता है और अब अन्न नहीं होता तो आती है अकाल मृत्यु। पैसे देकर हमने सबसे पहले नमक खरीदा था। बचपन में मैंने दुकान नहीं देखी थी। ये कहकर झोले मुक्का धांडेकर फिर चुप हो गए। बागलिंगा गांव के धांडेकर अपने जीवन के 9वें दशक में हैं। लोग बताते हैं कि यहाँ के सबसे बुजुर्ग और जानकार आदमी हैं। शिरीष उनकी छोटी और सुंदर झोपड़ी के भीतर उन्हीं के साथ नीचे बोरे पर बैठे हुए हैं। कुछ पूछने पर थोड़ा सा बोलकर चुप हो जाते हैं। बाबा, आपने अंग्रेज़ों का ज़माना देखा है? क्या वे आपको तंग करते थे? शिरीष ने सवाल दागा। वे हमसे लकड़ियाँ कटवाते थे, वे तंग नहीं करते थे। जंगल में आग लगती थी तो हम ही बुझाते थे, इसलिए वो हमें यहाँ रहने देते थे। यहाँ किसी चीज़ के इस्तेमाल की मनाही नहीं थी तब, बाबा ने जवाब दिया। इन्होंने जंगल से जीवन जीना सीखा था, लेकिन जैसे जैसे जंगल से उनके जीवन को अलग थलग किया गया, वैसे वैसे इनका जीवन
दूभर होता चला गया। मेलघाट में बरस 1974 कई बड़े बूढ़ों की जबान पर है, क्योंकि इसी वर्ष मेलघाट टाइगर रिजर्व वजूद में आया और कोरकू जनजाति का जीवन दो टुकड़ों में बंट गया, विस्थापन और पुनर्वास। ऊंट के आकार में फैले विस्थापन के सामने पुनर्वास जैसे ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर साबित हुआ। आज़ाद भारत में कोरकू जनजाति पर एक के बाद एक कई प्रहार हुए और इनका जीवन जंगल से कटता गया। 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई थी। वे कोलकाता रेस्ट हाउस में ठहरी थी। उस समय रामू पटेल प्रदेश के वन मंत्री थे। उन्होंने कुछ खास लोगों को रेस्ट हाउस बुलवाया था। कहा था सरकार शेरों को बचाना चाहती, इसलिए मेलघाट में शेरों के चमड़े बराबर जगह चाहिए। दांडेकर ने इसके बाद कुछ उदास आवाज में कहा था, और आज आप देख ही रहे हैं कि शेर का चमड़ा कैसे चौड़ा होते होते पूरे मेलघाट को ढकने लगा है। शिरीष ने आगे लिखा, जंगल के बाहर की दुनिया इस बात से अनजान है, उसे इस बात से मतलब ही नहीं है कि बीते 3 दशकों से यहाँ जनजातियों का ही शिकार जारी है। लोगों ने सालों से यहाँ शेर नहीं देखा। बाघ संरक्षण का पहिया इस हरे भरे जंगल को अमीरों के ऐशगाह में बदल रहा है। इस पहिए के नीचे विस्थापन का इतिहास शायद ही मिले। पस्तलई गांव के तुकाराम सनवरी भी ऐसी एक कहानी सुनाते हैं। 1974 के 5-6 साल बाद सरकार ने जल से मछली, जंगल से पेड़ों की पत्तियां और जमीन से कंदमूल खोदने पर रोक लगा दी। 1974 के बाद से जब अफसर फाइल लेकर इधर उधर घूमते तो हमने सोचा नहीं था कि एक दिन वे हमें जंगलों से इस तरह अलग कर देंगे। वे जीपों से आते और कहते कि तुम्हें घर और खेती के लिए जमीन दी जाएगी। हमें अचरज होता है कि जो जमीन हमारी ही है उसे वे क्यों देंगे। ये जंगल के मालिकों को मजदूर बनाने की लघु कथा है। मनरेगा के तहत मेलघाट की पहाड़ियों से 50,000 लोगों के नाम जोड़े जा चुके हैं। वहीं रहने वाली फकीर जी खड़के बताती हैं, ये सच्चाई है कि कोरकू समुदाय के लोग अपनी पहचान के लिए संघर्षरत हैं। फिर कई लोगों को अपने जानवर बेचने पड़े क्योंकि वहाँ चराने के लिए ज़मीन नहीं थी। लड़के बताते हैं, पलायन में गए कुंड के 11 परिवारों को सरकार ने न घर बनाने के लिए पैसा दिया, न जमीन दी। वहाँ पेड़ न होने से गर्मी बहुत लगती है। वहीं सुखदेव एवले बताते हैं कि बस्तियां तोड़ने से पहले अफसर आते हैं और बताते हैं कि बस अब इतने दिन और बचे हैं, फिर तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। शांता सनवारे कहती हैं, बस्तियों को तोड़ने का उनका तरीका ही गजब है। जिस बस्ती के आसपास 8-10 दिन पहले ट्रक घूमने लगे, समझो घर गृहस्थी समेटने का समय आ गया। घर तोड़ने वाले वे बाबू लोग चाय की दुकानों पर चर्चा करते कि पूरी बस्ती को कैसे तोड़ेंगे। फूलाबाई खड़के आगे जोड़ती हैं, वे यानी कि कर्मचारी कहते हैं कि बंबई से चला तीर लौटता नहीं है, इसलिए जाना तो पड़ेगा ही। समय रहते चले गए तो कुछ मिल ही जाएगा, नहीं तो घर की लकड़ियां, खपड़े और ईंट निकालने का समय भी ना देंगे। ऐसी बातों को सुनकर जब हमारे बच्चे अपने घरों की लकड़ियां निकालने लगते हैं तो वे हमारे बच्चों को शाबाशी देते हैं और बस्ती तोड़वाने में हमारी मदद करते हैं। फिर देखते ही देखते पूरी बस्ती के घर टूट जाते हैं। ये कहानी है कोहा कुंड और बोरी गांव के उजड़ने की, जहां के बाशिंदे उजड़ गए हैं, जो जाने अब कब मिल सकेंगे। उनके लिए इन लाइनों के साथ हम आज के एपिसोड में आपसे विदा लेते हैं। आपके लिए इसे लिखा था हमारे साथी दीपक तेंगुरिया ने। जो तिनका तिनका जोड़कर जिंदगी बुनते थे वो बिखर गए। गांव गांव टूट टूट कर ठाव ठाव हो गए। अब उम्मीद से उम्र और छाँव छाँव से पता पूछना बेकार है। शुक्रिया।